ज़्यादा अरसे तो सरगर्मी रहे, लेकिन आखिरी एक बरस बीमारी में गुज़रे और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों में और उनके जहन में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक अजीम हीरो की हैसियत से कोई 23 साल तक ज़िंदा रहे। यकीन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने एक भरपूर हंगामा खेज़ ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि जिसके बाद हमसे आबादी से पाँच ज़्यादा बड़ा मुल्क अस्करी तौर पर, माली तौर पर उसकी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान पर बाकायदा 65 की जंग या 71 की जंग की तरह हमला करता। अगर एटम बम बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का बुनियादी किरदार था, खालिक कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है, तो ये भी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सहरंगेज़ शख्सियत थे जिन्होंने 65 की जंग में सामने आए। 71 की जंग में सुकूत ढाका के बाद भुट्टो साहब ने यह अज़्म किया कि हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए मुस्तक़बिल में ज़रूरी है कि हमारे पास बम हो। उन्होंने जब सदर मुंतखब होने के थोड़ी अरसे बाद मुल्तान में चंद साइंसदानों को बुलाया और कहा कि जनाब मुझे बम चाहिए। डॉक्टर मुनीर उस वक्त थे और उन्होंने कहा कितने साल लगेंगे? भुट्टो साहब ने कहा 5 साल। भुट्टो साहब नहीं, 3 साल में। और फिर हमने देखा कि भुट्टो साहब ने बाकायदा कौमी असम्बली में जब पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा था तो जस्टिफाई किया कि हम बम बनाना चाहते हैं। भुट्टो साहब ने कहा जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए। जैसा भुट्टो साहब एटमी टेक्नोलॉजी के बारे में ख़ासतौर पर सुकूत ढाका के वक्त उन्होंने यज़्म किया, तो कम-ओ-बेश उसी वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो कराची में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद नीदरलैंड में थे और सुकूत ढाका का मंज़र अपनी लेबॉर्ट्री में बैठे देख रहे थे हज़ारों मील दूर, तो उस वक्त जब उनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी तो उन्होंने ये अज़्म किया कि वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी बना कर देंगे। और उसके बाद से डॉक्टर साहब ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर बड़ा ख़तरनाक काम था। इसके लिए उन्होंने इंतहाई अड़करेज़ी से और अपने वसाइल से ये हासिल किया। और फिर 1973 में जब ये चीज़ें सब उनके पास आ गईं तो उन्होंने भुट्टो साहब को ख़त लिखा। पहले जवाब नहीं आया, फिर जवाब आया और फिर जब डॉक्टर साहब कदीर ख़ान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात करते हैं तो भुट्टो साहब का एक अपना मख़सूस अंदाज़ था। उन्होंने 1-2 सवाल किए और उसके बाद उन्हें बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ब्लैंक चेक। और जब डॉक्टर साहब ने मज़ीद कुछ कहा कि मैं ये कर चुका हूँ तो भुट्टो साहब ने अपने जो कहते हैं जिस सामने डेस्क रखी थी उस पर घूंसा मारते हुए कहा था नाउ आई विल सी दिस इंडियन। अब जो लगे इस्तेमाल किया था भुट्टो साहब ने मखसूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये भुट्टो साहब ने जब कहा कि मैं अब देखूँगा तो फिर ये यानी कहते थे कि जब ईसाइयों के पास बम है, जब यहूदियों के पास बम है, जब इंडियंस के पास बम है तो मुसलमानों के पास बम क्यों ना हो, यानी इस्लामिक बम क्यों ना हो। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से भुट्टो साहब के पीछे जो है वो पूरी दुनिया पड़ गई, ख़ास तौर पर अमेरिका। और अमेरिका के डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने इसी लाहौर में आकर भुट्टो साहब को उनके सामने ये धमकी दी। डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो वज़ीर ख़ारजा थे, अभी तक हयात हैं, उन्होंने कहा अगर आपने बम बनाया, डॉक्टर किसिंजर ने कहा, तो हम आपको हॉरेबल एग्ज़ाम्पल बना देंगे। हॉरेबल एग्ज़ाम्पल बनाने की एक बार नहीं 2 बार धमकी दी डॉक्टर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने उस पर फिर अमल भी किया। अब इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा कि भुट्टो साहब को फांसी लगने के एक और सबब ये भी था। फिर बहरहाल 2001 में डॉक्टर कदीर सबकदोश हो जाते हैं। सॉरी टू से डॉक्टर कदीर जो हेनरी किसिंजर की मुलाकात के बाद वो प्रोग्राम पर अपने काम करते रहते हैं। और फिर पहले डॉक्टर साहब जो काम कर रहे थे और तकरीबन कहा यह जाता है कि 84 में वो अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। अब ये मैं और तफसील में नहीं जाना चाहता। 13 मई 1998 को 98 को भारत जो है 5 न्यूक्लियर धमाके कर देता है। 5
भारत जब 13 मई को ये धमाके करता है तो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, अमरीकी दबाव होता है, लेकिन नवाज़ शरीफ को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने फिर डॉक्टर कदीर ख़ान को ओके किया और फिर चागी के मौका पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। जी हाँ, 6 एटमी धमाके चागी के तारीख़ी मुकाम पर पाकिस्तान के लिए किए। और डॉक्टर साहब एक उस वक्त ही पूरी कौम के लिए एक हीरो की हैसियत से आए। 2001 में उन्हें सबकदोश कर दिया गया, 9/11 आया। फिर बहरहाल डॉक्टर साहब जैसे अजीम इंसानों जैसे होते हैं, उनसे कुछ गलतियां खामियां भी होती हैं, शायद वो कोई कमज़ोरियां थीं, जिसके सबब फिर मुशर्रफ को सदर बुश ने बुलाया। और सदर बुश ने जब बुलाया तो फिर उन्होंने बराह रास्त कहा कि हमें हवाले कर दिया जाए डॉक्टर कदीर ख़ान को, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि ईरान को या दीगर ममालिक को, कोरिया वगैरह को कुछ हमारे जो है उसके पेपर्स पहुँचे। बहरहाल सदर मुशर्रफ की बराह रास्त डॉक्टर कदीर से जो मुलाकात हुई और उन्होंने गुफ्तगू की, ये अफसोसनाक अमर है कि डॉक्टर साहब को मजबूर किया गया कि वो टेलीविज़न पर आकर ये कहें कि मैं तमाम जो कुछ अगर गलतियां हुई हैं उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूं। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद ही से डॉक्टर कदीर ज़रा टूट फूट गए थे। बड़े पैमाने पर उन्होंने तालीमी काम किए, लेकिन उनकी जो सरगर्मियाँ थी, मैं नज़रबंदी तो नहीं कहूँगा, महदूद कर दी गई थी। मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे, जहाँ जाते थे सिक्योरिटी के लोग होते थे। और फिर डॉक्टर साहब को आखिरी दिनों में ये भी शिकायत रही कि हुकूमत ने उनके साथ वो सलूक नहीं किया जो उनके साथ एक हीरो की हैसियत से करना था। डॉक्टर कदीर ख़ान एक तारीख़ थे, एक ऐसी तारीख़ जिसमें उतार चढ़ाव भी थे, सर्द व गर्म भी थे, खुशियाँ भी बेपनाह थीं, उनके ज़ात के लिए गम था, लेकिन अब हमारे दरमियान नहीं रहे। डॉक्टर अताउर रहमान डॉक्टर साहब के साथ काम कर चुके हैं, बड़े खुद एक मुमताज़ साइंटिस्ट हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आम तौर पर हमारे यहाँ रवायत है कि जब कोई गुजर जाए तो फिर उसकी खामियां कमज़ोरियों का जिक्र नहीं करते। डॉक्टर कदीर साहब अजीम हीरो तो थे, मगर वो फिर मुतनाज़ा बन गए, कंट्रोवर्शियल बना दिया गया या बन गए। और फिर आपके सामने है सब कुछ के किस तरीके से डॉक्टर साहब की जो पिछली एक दहाई, नज़रबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल में मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल उनकी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई, काम तो करते रहे। जी डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के एनरिचमेंट के लिए बहुत जो काम किया और जो टेक्नोलॉजी वो बाहर से लेकर आए और फिर यहाँ पे ये जो डेवलप किया, ये एक बहुत बड़ी खिदमत थी हमारे मुल्क के लिए। और इसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो इतना मजबूत हुआ। एक एक्चुअली टीम एफर्ट थी। ये पूरा मामला जो है डॉक्टर आयत उस्मानी के ज़माने से जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने इतने सारे लोगों को बाहर भेजा, वो पीएचडी करके आए, एक न्यूक्लियस बना। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने डॉक्टर AQ खान को बुलाकर और इनके सुपुर्द किया। और फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक मरहूम और आगे भी जो सदर आए गुलाम इसाक़ खान वगैरह, वो सपोर्ट करते रहे। उसके नतीजे में एक बहुत मजबूत प्रोग्राम डेवलप हुआ। और उसमें ख़ास तौर पे जो हमारे दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर समर मुबारकमंद वगैरह जो हैं, उन्होंने और उनके और कॉलीग्स ने नेस्कॉम में वो बहुत अहम मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा किया। और जो इसकी ट्रिगरिंग डिवाइस है जो एटॉमिक बॉम्ब में चाहिए होता है, उसके लिए भी बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन ये आपने बात सही कही कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में आप क्योंकि अमेरिका ने कुछ जनरल मुशर्रफ साहब को कुछ एविडेंस दिखाई थी कि हमारे यहाँ से कुछ लीकेज हो रही है न्यूक्लियर सीक्रेट्स की, तो और बल्कि डिमांड थी मुशर्रफ साहब के पास और प्रेशर था कि आप उनको अमेरिका के हवाले करें, जिसको मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल रिफ्यूज़ किया और इनको फिर नज़रबंद रखा गया, काफ़ी अरसे तक सिक्योरिटी में रखा गया। लेकिन ये अपनी जगह पे बात बिल्कुल सही है कि ये आप इस्लामी दुनिया में देखें तो कहाँ है एटॉमिक बॉम्ब,
किसने बनाया है, तो ये डॉक्टर AQ खान ही थे, जो बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, मेटलर्जी में माहिर थे, और क्योंकि जहाँ बेल्जियम में और हॉलैंड में जहाँ रहे थे वहाँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये जो आपके एनरिचमेंट प्रोसेस होता है जिसके तहत यूरेनियम 235 और 238 के आइसोटोप्स को अलहदा किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के ज़रिए, उसके ऊपर भी आपने काम किया था। तो इसकी वजह से ये एक बहुत ही तारीख़ी कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर AQ खान की, और उनको हमेशा सुनहरे अल्फाजों से इंशाल्लाह याद किया जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि साबिक सदर मुशर्रफ ने जो अमरीकी प्रेशर में, एक तो मुशर्रफ पे पहले ये था कि उन्होंने यू टर्न लिया 9/11 के बाद, क्या वो इसको अवॉइड कर सकते थे? यानी जो उनकी खिदमत नहीं है हीरो की हैसियत से, यानी उन्हें टेलीविज़न पे लाया गया, एक तराफी जुर्म उनसे करवाया गया, तो क्या ये अवॉइड हो सकता था? मैं तस्वीर में भी देख रहा हूँ, अगर तवातुर से मुशर्रफ के सामने डॉक्टर कदीर जो हीरो जिस तरह बैठे हैं, उसे लग रहा था कि उनको वो कितने दुखी दिल से सदर मुशर्रफ को, एक फौजी को फेस कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब जी, आप सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली बहुत सी उस ज़माने में एलिगेशंस हुई जो अमेरिका ने की पाकिस्तान को, मुशर्रफ साहब के सामने लेकर आए कि हमारी न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो लीक हो रही है और दूसरी जगहों पे जा रही है। तो मुशर्रफ साहब ने ये कहा मौके पे कि मैंने उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि उनकी जान को ख़तरा था, इस वजह से उनको नज़रबंद, लेकिन नज़रबंद वो 100% बंद नहीं थे। वो जाते थे, कराची में भी आते थे, यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में फंक्शंस अटेंड करते थे, दूसरी जगहों पे भी जाते थे, लेकिन सिक्योरिटी साथ होती थी, उनकी हैवीली सिक्योर प्रेजेंस रहती थी। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनके अतराफ कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई थी, और लेकिन फिर भी बहरहाल जो कंट्रीब्यूशन है उसको मानना पड़ेगा कि वो किस हद तक अमेरिकनों ने जो बात बाई थी वो झूठी थी, सच्ची थी, इसका तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि अगर AQ खान उस वक्त नहीं आए होते और पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी नहीं आती तो हम आज ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं हुई होती। तो मेरे ख्याल से तो हमें उनको बाहर से तो हम कोशिश होती है हमारे दुश्मनों की कि किसी तरीके से हमारे जो भी अच्छे काम हैं उनको अंडरमाइन किया जाए और नेगेटिव लाइट में पेश किया जाए। तो इसलिए मेरी नज़र में तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हिस्टोरिक थी, तारीख़ी थी और हमेशा याद रखी जाएंगी। तो जो कुछ उनके बारे में जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई उनको हमें नज़रअंदाज करके और आगे देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें और इन नेगेटिव चीज़ों पे ना पड़े। इनके बारे में बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमारे कुछ साइंसदानों ने बहुत नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे, अपने आप को वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट कहते हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, और वो जो टू नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ भी लिखते रहे हैं जिसका जावेद जब्बार ने जवाब दिया। और इस तरह के लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो नहीं चाहते कि मुल्क पन पे, तो हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर फोकस करना चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, अगर मैं एक कंक्लूडिंग वर्ड करूं कि शायद उस वक्त जब ये प्रोसेस हो रहा था, यानी डॉक्टर साहब और उनकी टीम, बल्कि एक टीम का काम था, सारी दुनिया टीम का काम होता है, तो वो एक उन्हें सिंगल आउट करके उनको सारा क्रेडिट दिया गया डॉक्टर कदीर खान को, और जो एक लिहाज से उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा का बाइस भी हो सकता था उनकी ज़िंदगी में, टारगेट भी कह सकते थे, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि दुनिया के दीगर मुल्कों में भी जो एटम बम का बनाए हैं उन्होंने, वहाँ बहुत कम हमें नाम पता है कि वो उसका खालिक कौन था। तो वो उन्हें हीरो का दर्जा तो मिला, वो ख़तरे का बाइस भी उनके लिए बना, और शायद इसीलिए वो एक मुतनाज़ा भी बने। डॉक्टर अता जी, अब बात आपकी सही है। बात यह है कि एक गलती जो मेरे ख्याल से हमने की पाकिस्तान में, वो ये डॉक्टर AQ खान का नाम जो है वो आम तौर पे सब लोगों को पता चल गया। ये हमें एक्चुअली ये बहुत सीक्रेट चीज़ें होती हैं, और हिंदुस्तान में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनकी न्यूक्लियर बम बनाने में आपको आज तक पता नहीं है। इसी तरह दूसरे ममालिक में, बरतानिया में किन लोगों ने न्यूक्लियर काम किया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, या और जो ममालिक में जो न्यूक्लियर
ताकतें बनी हैं। पाकिस्तान में हमने इस बात को और पूरे लोग जो इन्वॉल्व थे मुख्तलिफ, उनको बहुत ज़्यादा हवा दे दी और उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम पैदा हुआ। ऐसी चीज़ें हमेशा ममालिक को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। आज तक आपको मालूम नहीं कि इजराइल के अंदर कौन लोग हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। बड़ी सीक्रेट तरीके से काम किया जाता है ये सब। तो ये एक गलती मेरे ख्याल से हमारे से हुई है। शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर अताउर रहमान ये कह रहे थे कि यकीनन जब बड़े लोगों की बातें होती, इस तरह की गुफ्तगू बहरहाल होती है कि दुनिया में आम तौर पर जो खालिक होते हैं, ख़ासतौर पर एटम बम के, उनकी तशहीर कई महरक़ात असबाब के सबब नहीं होती। हमारी गुफ्तगू जारी है। फॉरेन मिनिस्टर सरदार आसिफ अली से बात भी करेंगे और डॉक्टर कदीर के साथ जो काम किया डॉक्टर समर मुबारक, उनसे भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ हैं सरदार आसिफ अली साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा। शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब एक बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया हमारे डॉक्टर कदीर ख़ान ने, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसे कंट्रोवर्सी का शिकार हुए कि नज़रबंदी में रहे कोई 8-9 साल, फिर आखिर वक्त में शिकायत भी रही। मैं अक्सर ख्याल ये करता है लोगों का कि शायद मुशर्रफ का कोई उनसे एक कुछ उन्होंने रिवेंज लिया एक हीरो से। आप किस तरह देखते हैं मोहतरम सरदार साहब इसको? जी देखें, डॉक्टर साहब की कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी है कि जो कुछ भी माजी में हुआ हमें भूल जाना चाहिए और हम नहीं जानते क्या हुआ, ना पब्लिक तक पूरी तरह बात पहुंची, ना बताई गई। सिर्फ इतना ही कहा गया कि डॉक्टर साहब खुद टीवी पे आके तो उन्होंने 1-2 बयान, मुख्तसर बयान किए, मगर जो कुछ हुआ ये बात ना पब्लिक डिबेट में आई और ना ही इस पे कोई मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो इसलिए बेहतर है, हम सब के लिए बेहतर यही है कि हम वो माजी की बातें भूल जाएं और सिर्फ एक ही बात, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, मेरी उनसे न्याज़मंदी भी थी, उन एक ही बात हमें याद रखनी चाहिए कि वो मोहसिन पाकिस्तान थे और उन्होंने पाकिस्तान की दफ़ा के लिए जो काम किया और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने यहाँ डेवलप किया, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम तरीन एक डेवलपमेंट है और पाकिस्तान आज दुनिया में एक बावकार मुल्क की हैसियत से सामने आया है और उसने जितने डिफेंस के ख़तरात हैं उनका मुकाबला किया है। अल्लाह के फजल से अब हिंदुस्तान या कोई और मुल्क किसी मैली आंख के साथ पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं सकता। तो हम सारे, हर पाकिस्तानी मरहूम के मशकूर हैं, उनकी बेपनाह कंट्रीब्यूशन है और उनकी रूह को हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत बड़े मुकामात पे लेके जाएं। लेकिन सरदार साहब अभी यानी आपको इल्म है कि हम तो ज़रा चलते फिरते हैं, आते जाते हैं। कल रात से जब उनकी खबर आई, कल सारा दिन बल्कि, और फिर आज भी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि जो उनकी पहले तो एक तदफीन के सिलसिले में बड़े ज़िम्मेदार हैं हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने फैसल मस्जिद कहा, फिर कहा घर है, फिर शायद कहते हैं जी कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ ने शिरकत नहीं की, बाद में ये ख़बर भी नहीं घर मिली। यानी अगर एक हीरो की हैसियत से जो उन्होंने काम किया, शायद उन्हें उस तरह तदफीन के मौके पर उनको पजीराई नहीं मिली जो उनका राइट थी। सरदार साहब ऐसा है वैसे क्या? जी बिल्कुल, वो हिंदुस्तान के इरादे एक लम्हा भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में नेक इरादे नहीं हैं। वो एक हेजिमोन है, वो इस खित्ते पे अपना
अपनी मर्जी जो है वो लागू कराना चाहता है और हमें सब मुल्कों को, साउथ एशिया के मुल्कों को वो एक वेसल स्टेट सीयत में रखना चाहता है। जैसे कि उसने जो कुछ उसने श्रीलंका के साथ किया, नेपाल के साथ किया, भूटान को जिस तरीके से वो तंग करते हैं, और बांग्लादेश जिसके वो दावेदार हैं कि उन्होंने बांग्लादेश बनाया, उसका बुरा हाल कर दिया। और उसके पानी पे भी जो पानी, दरियाओं के पानी की भी चोरी जारी सारी है और उनको भी एक्सप्लॉइट, हर अदवार में एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और ये हिम्मत है पाकिस्तानी कौम की, आवाज़ पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साइंसदानों की, जिन्होंने पाकिस्तान की एक कैपेसिटी को डेवलप किया और बिल आखिर हमने एटमी टेस्ट किए और ये दुनिया को बावर कराया कि अब पाकिस्तान पे जो हमला, अगर किसी की ज़रूरत पड़ी, किसी की ज़रूरत हुई कि वो हमला करे पाकिस्तान पे, तो फिर उसको जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि इस खित्ते में ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे और पाकिस्तान की सलामती इसी में है। शुक्रिया सरदार आसिफ अली साहब। और डॉक्टर मुबारक ने डॉक्टर कदीर ख़ान के साथ एक तवील अरसे काम किया। कुछ उनको एक वक्त आया कि कुछ शिकायत भी पैदा हुई और उनका ख्याल ये था कि ये कलेक्टिव काम है। और आज थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने जिस तरह उन्हें खराज तहसीन पेश किया, उससे उनका कहना ये था कि उनका कारनामा इतना बड़ा है कि बाद अगर कोई गलतियाँ, खामियाँ, कमज़ोरी हैं तो वो उन पर हावी नहीं होना चाहिए, उन्हें एक अजीम हीरो की हैसियत से ही याद रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने, मैंने कहा ना कि बड़ा वक्त गुजारा उनके साथ और उनके हर पहलू को देखा, एक इंसान की हैसियत से भी, एक साइंसदान की हैसियत से भी और उनके एक ज़ाती रवैये के सबब भी। डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने काम किया वो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम किया है और वो सबसे मुश्किल काम था मेरे ख्याल में, मुश्किल काम था, मेरी रेस्टोरेंट यही है। और वो क्योंकि बाहर वो काम कर चुके थे हॉलैंड में, वहाँ पे बेल्जियम में और हॉलैंड में, तो उनको वो टेक्नोलॉजी समझ में आ गई थी और वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको पाकिस्तान में लेकर आए। यहाँ पे आके उन्होंने एक टीम तश्कील दी, बड़े लोग चुन के उनको दिए गए बहुत सारे महकमों से, और उस टीम को उन्होंने ट्रेन किया, उसको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और इस हद तक उनको उनके साथ बैठ के काम किया कि वो उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स भी की और उसको इम्प्रूव करते और ये कुफते की प्लांट जो आपको आज नजर आ रही है ये बनाई गई और ये इसको इम्प्रूव करते गए वो तो लास्ट। तो वो 1980 से लेके 2000 तक, 2001 तक उन्होंने वहाँ पे काम किया और उसको बहुत इम्प्रूव किया और उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई और यूरेनियम की एनरिचमेंट की। तो ये मैं समझता हूँ एक इतना बड़ा कारनामा था कि ये हमारे मुल्क के जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या जो इंजीनियरिंग जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है उसमें पहले किसी ने ना कभी किया था ना कोई कर सकता था। तो ये बहुत बड़ा काम था। डॉक्टर समर मुबारक, मैंने कहा ना उनका बड़ा तवील साथ रहा। आज गुफ्तगू को मैं सिर्फ यहीं तक महदूद रखना चाह रहा था, लेकिन आमतौर पर जब बलूचिस्तान में इस तरह की बगावत हो तो फिर वो खाली बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहती, उसकी इस्लामाबाद तक धमक जाती है, बल्कि वहाँ भी असरात पड़ते हैं। तो ब्रेक के बाद आऊँगा तो ज़रा गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान पर। हमारे साथ रहिएगा।
टीवी में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि जाम हुकूमत के ख़िलाफ़ घेरा इतना तंग हो चुका है कि उनके निकलने के मुश्किल से आसार नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन तो अपनी जगह मौजूद थी, नाराज़ जो है वो बाप के अरकान भी खुलकर सामने आ गए हैं। और तो और हमारे साबिक़ वज़ीर आला नवाब अली ने भी बड़े दिलचस्प पैराए में नवाब साहब के बारे में गुफ्तगू की। सुनिए ज़रा नवाब असम अली सानी साहब को। मैंने सुना है कि एक नई जमात बनने जा रहे हैं। अब देखें कि उस जमात की आइडियोलॉजी क्या होगा, उस जमात में कौन कौन होंगे, मतलब यही लोग यही होंगे, मतलब बीच वो बीच जुल्त बदली। जाम साहब को चाहिए वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ले गिर जाए, खजूर और पानी मुझ पे। लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम साहब का कायदा फाड़ दिया। आज सारा दिन हमारी ब्यूरो चीफ स्टॉक कवर इसको कवर करती रही। जी बुशरा, क्या सूरत हाल है? अब तो लगता है कि जाम साहब की हुकूमत के जाने के गिनती शुरू हो जानी चाहिए कि नाराज़ बाप के अरकान और अपोजिशन के मिलाएं तो शायद जाम साहब के साथ 24-25 अरकान भी नहीं रहे। ऐसा ही है बुशरा कमर? जी बुशरा। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह से 14 सितंबर को अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करवाई गई और उसके बाद गवर्नर हाउस ये दरख्वास्त भिजवाई गई, कुछ क्यूरीज लगाई गई, लेकिन उसके बाद जो है ताहाल जब अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस नहीं मिली कि उसमें कौन सी ऐसी गलतियाँ थी कि जिन्हें सही किया जाए, तो अपोजिशन की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास भी चलते रहे। इसी दौरान जो है नाराज़ अरकान भी सामने आ गए और नाराज़ अरकान जो है वो अपन के साथ मिल गए, जिसके बाद वज़ीर आला से बार बार यही कहा जाता रहा कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें वरना जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस पर अब सूरत हाल ये है कि अब आज जो है नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो है तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करवा दी है और इस दरख्वास्त पर जो है वो 14 अरकान ने दस्तखत किए हैं, जिसमें PTI और BNP अवामी के भी दो जो अरकान हैं वो शामिल हैं। जबकि साथ ही साथ अपोजिशन ने भी जो है वो नाराज़ अरकान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है और अब जो ये दरख्वास्त है वो गवर्नर हाउस भेजी जाएगी, जिसके बाद जो है 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो असम्बली का इजलास तलब किया जाना है। जिसके बाद अगर ये इजलास तलब कर लिया जाता है तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। अगर सूरत हाल वज़ीर आला की तरफ से बात की जाए तो उनके पास इस वक्त 24 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि असम्बली में उन्हें अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए 33 अरकान की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। और जबकि अगर नाराज़ अरकान की बात की जाए तो जिस तरह से आज 14 अरकान सामने आए और उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई तो 24 जो है अपोजिशन के भी अरकान उनके साथ हैं, जिस पर अगर पोजीशन देखी जाए तो इस वक्त पलड़ा नाराज़ अरकान और अपोजिशन का जो है वो भारी नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि आया गवर्नर बलूचिस्तान कब जो है वो असम्बली का इजलास तलब करते हैं और जब ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी तो उस वक्त क्या सूरत हाल तब भी नाराज़ अरकान और अपोजिशन की जो है वो इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगी या फिर जो है इस दिनों के दौरान कोई और मीटिंग्स होंगी या जो है इस्लामाबाद से कोई और जो है यहाँ पर मनाने के लिए नाराज़ अरकान को आएंगे या फिर एक मरतबा तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त में कोई गलतियाँ निकाल कर जो है उसे वापस भिजवा दिया जाएगा। जी शुक्रिया बुशरा कमर। और बुशरा कमर का तो ये कहना था कि जिस तरह घिराव हो गया है अब सिर्फ जमा कमाल के साथ 24 अरकान हैं और फिर उन्हें बहरहाल 7 दिन बाद अपनी असम्बली में शो ऑफ स्ट्रेंथ यानी अक्सरियत दिखानी होगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।